अध्याय 3 संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थ। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। संविधान को भूमि का मौलिक कानून यानी देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। राजनीतिक शास्त्रियों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान को इस प्रकार परिभाषित किया है। गिलक्रिस्ट कहते हैं, संविधान नियमों या कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का वितरण और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाना है। गैटेल कहते हैं, देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत उसका संविधान कहलाते हैं। इनमें वह तरीका शामिल है जिसके द्वारा देश का गठन किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कार्यों के कार्यक्षेत्र का दायरा और तरीका, और सरकार का उन लोगों के से संबंध जिन पर इसका अधिकार उपयोग किया जाता है। वहीयर कहते हैं, संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित और विनियमित या नियंत्रित करते हैं। वेड और फिलिप्स कहते हैं, संविधान विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है जो देश की सरकार के अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। संविधान के कार्य। संवैधानिक विद्वान एलियट बुल्मर ने संविधान के कार्यों या प्रयोजनों की बहुत अच्छी तरह से पहचान की है। उनकी सूची व्यापक है और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला, यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित कर सकता है। दूसरा, यह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित कर सकता है। तीसरा, यह राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त कर सकता है। चौथा, यह नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य घोषित और परिभाषित कर सकता है। पांचवा, यह समुदाय के राजनीतिक संस्थानों को स्थापित और विनियमित कर सकता है। छठा, यह सरकार या उपदेश समुदायों की विभिन्न परतों के बीच शक्तियों को विभाजित या साझा कर सकता है। सातवां, यह देश की आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा कर सकता है और पवित्र और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों के बीच संबंधों को सीमांकित कर सकता है। आठवां, यह देश को विशेष सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है। ये थे संविधान के कार्य। अब संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। अच्छे संविधान की कुछ विशेषताएं या गुण होते हैं, इन्हें नीचे समझाया गया है। पहला, संक्षिप्तता। संविधान सटीक होना चाहिए और इसमें अवांछित प्रावधान नहीं होने चाहिए। बहुत अधिक विवरण वाला लंबा संविधान इसके खंडों की व्याख्या में भ्रम पैदा करता है। दूसरा, स्पष्टता। संविधान को अपने प्रावधानों को स्पष्ट शर्तों में निर्दिष्ट करना चाहिए। जटिल भाषा इसको समझने में मुश्किल पैदा कर देगी। तीसरा, निश्चितता।
संविधान में इसके प्रावधानों के लिए निश्चित अर्थ होना चाहिए। अस्पष्ट और अलग अलग अर्थ उनकी व्याख्या में न्यायाधीशों के विवेकाधिकार को बढ़ावा देंगे। चौथा, व्यापकता। संविधान सरकार की शक्तियों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में व्यापक होना चाहिए। इससे विवादों और मुकदमों की गुंजाइश कम होगी। पांचवा, उपयुक्तता। संविधान लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। यह राष्ट्र की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। छठा, स्थिरता। संविधान में राजनीतिक स्थिरता की सुविधा दी होनी चाहिए और इसमें आसानी से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे नागरिकों की संविधान के प्रति आज्ञाकारिता मजबूत होगी। सातवां, अनुकूलनशीलता। संविधान गतिशील होना चाहिए, न कि स्थिर। उसे बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होना चाहिए। यह एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। संविधान का वर्गीकरण। संविधान को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, विकसित और अधिनियमित। विकास के आधार पर संविधानों को विकसित और अधिनियमित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। विकसित संविधान धीमी और क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके प्रावधान परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों के रूप में निहित होते हैं। इसे संचयी संविधान के रूप में भी जाना जाता है और ब्रिटिश संविधान इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी ओर, अधिनियमित संविधान संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा विचार पूर्वक बनाया जाता है या राजा या संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसके प्रावधान पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित होते हैं। इसे पारंपरिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिकी और भारतीय संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा, लिखित और अलिखित। प्रावधानों को शामिल करने के आधार पर संविधान को लिखित और अलिखित संविधान में वर्गीकृत किया जाता है। लिखित संविधान वह है जिसमें प्रावधानों को पुस्तक या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित किया जाता है। यह संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलन या किसी अन्य नाम से ज्ञात निकाय द्वारा सचेत रूप से तैयार और अपनाया जाता है। इसे प्रलेखित संविधान या संहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस और भारत के संविधान इस संबंध में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी ओर, अलिखित संविधान वह है जिसमें अधिकांश प्रावधान पुस्तक या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित नहीं होते। यह परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों, चार्टर्स, विधियों और न्यायिक निर्णयों के रूप में होता है। यह ऐतिहासिक विकास का उत्पाद होता है और किसी निकाय द्वारा विचार पूर्वक तैयार नहीं किया जाता। इसे गैर प्रलेखित संविधान या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इजराइल के संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच का अंतर वही है जो विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान के बीच है। तीसरा, अनम्य और लचीला। संशोधन की पद्धति के आधार पर संविधान को अनम्य और लचीले संविधान में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण लॉर्ड जेम्स ब्राइस द्वारा किया गया था। अनम्य संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, यह संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच अंतर करता है। दूसरी ओर, लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह ही
संशोधित किया जा सकता है। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच अंतर नहीं करता। लचीले संविधान को परिवर्तनीय संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यूके और न्यूजीलैंड के संविधान इस संबंध में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। अनम्य संविधान को अपरिवर्तनीय संविधान के रूप में भी जाना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधान इस संबंध में कुछ उदाहरण हैं। भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। चौथा, संघीय और एकात्मक। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संविधान को संघीय और एकात्मक संविधानों में वर्गीकृत किया जाता है। संघीय संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। यह उन्हें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर एकात्मक संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार के हाथों में शक्ति की एकाग्रता प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय सरकारों को राष्ट्रीय सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य करने और केवल उन शक्तियों का उपयोग करने योग्य बनाता है जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जाती है। संघीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील और कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। यूके, फ्रांस, जापान, इटली, चीन, नॉर्वे और अन्य देशों में एकात्मक संविधान प्रचलित है। भारत के संविधान में संघीय प्रावधानों के साथ साथ एकात्मक प्रावधान दोनों शामिल है। इसलिए केसी वहियर द्वारा इसे अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया था। पांचवा, कार्यविधिपरक और निर्देशात्मक। संवैधानिक विद्वान एलियट बुल्मर के अनुसार दो व्यापक संवैधानिक मूल रूपों की पहचान की जा सकती है, कार्यविधिपरक और निर्देशात्मक। इन दो प्रकार के संविधानों के बीच का अंतर स्वयं दस्तावेजों की प्रकृति और प्रयोजनों से संबंधित है। कार्यविधिपरक संविधान सार्वजनिक संस्थानों की कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी शक्ति की कानूनी सीमा निर्धारित करता है। सरकार कैसे कार्य करती है इसका वर्णन करने के अलावा निर्देशात्मक संविधान सामान्य सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति मानता है या आरोपित करने का प्रयास करता है, जिसे सार्वजनिक अधिकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार। पहला, अर्थ। संविधान और संवैधानिकता यानी संविधानवाद की अवधारणाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बीच कुछ अंतर है। जैसे देश के पास संविधान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि संवैधानिकता हो। उदाहरण के लिए तानाशाही वाला देश जहां तानाशाह का शब्द कानून होता है, संविधान वाला देश कहा जा सकता है लेकिन संवैधानिकता वाला नहीं। दूसरा, संवैधानिकता सत्ता के साथ सरकार की आवश्यकता को पहचानती है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देती है कि उन शक्तियों पर सीमाएं लगाई जानी चाहिए। असीमित शक्ति अधिनायकवादी दमनकारी सरकार की ओर ले जा सकती है, जो लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। जब देश का संविधान सरकारी शक्ति पर सीमा लगाता है, तभी केवल देश में न केवल संविधान बल्कि संवैधानिकता भी होती है। तीसरा, संवैधानिकता की अवधारणा संविधान द्वारा या उसके तहत शासित राजनीति है, जो अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और कानून के शासन को मनमाने निरंकुश सत्तावादी या अधिनायकवादी शासन के विपरीत मानती है। संवैधानिक सरकार अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति या संस्था के हाथों में मनमानी शक्ति भले ही संवैधानिक दस्तावेज द्वारा प्रदान की गई हो, संवैधानिकता की अवधारणा का निषेध होती है। चौथा,
संवैधानिकता राजनीतिक व्यवस्था चाहती है जिसमें सरकार की शक्ति सीमित हो। यह सीमित और इस कारण से सभ्य सरकार की अवधारणा का दूसरा नाम है। संविधान का वास्तविक औचित्य सीमित सरकार होने और उन लोगों की आवश्यकता है जो कानूनों और नियमों के अनुसार शासन करते हैं। दूसरा, परिभाषा। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार की अवधारणा को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला, फ्रेडरिक ने कहा है, संवैधानिकता सरकारी कार्यवाही पर प्रभावी प्रतिबंधों की प्रणाली प्रदान करती है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले नियमों का निकाय है और इस प्रकार सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। रूसेक ने कहा है, संवैधानिकता का अर्थ अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है। यह शासकों की असीमित इच्छा वाली सरकार का विलोम है। प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के वास्तविक रूप के बावजूद यह सरकार की मनमानी के विपरीत सरकार पर सीमाएं मानता है। वहीयर ने कहा है, संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है सरकार की मनमानी के विपरीत नियमों के अनुसार सरकार। इसका मतलब संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार है, न कि केवल सत्ता का उपयोग करने वालों की इच्छाओं और क्षमताओं तक सीमित सरकार। यबेमा कहते हैं, सरकार के केवल उस रूप को संवैधानिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब शासक नियमों और सिद्धांतों के निकाय के अधीन होते हैं जो उनकी शक्ति के उपयोग को सीमित करते हैं। संवैधानिक सरकार मनमाने शासन का विलोम है। तीसरा, तत्व। संवैधानिक विद्वान लुईस हेनकिन ने संवैधानिकता के 8 तत्वों, विशेषताओं या सिद्धांतों की पहचान की। इनका आलेख नीचे किया गया है। पहला, लोकप्रिय संप्रभुता। दूसरा, कानून का शासन। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार यानी जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार। चौथा, शक्तियों का पृथक्करण यानी नियंत्रण और संतुलन। पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका। छठा, सेना का नागरिक नियंत्रण। सातवां, कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस। आठवां, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान।